लेट्स स्टार्ट। देखिए, एक मैंने क्वेश्चन लिखा है यहां पर, सबको इसका आंसर बताना है। लाइक ह्यूमन बींग्स, zoo animals must have a dentist। एक मिनट, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया। ये किसी प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है वैसे। लाइक ह्यूमंस zoo animals must have a dentist। That's there। ठीक है, ये ब्लैंक आपको फिल करना है। ऑप्शन दे देता हूं। फिल, फिल्ड या फिल्स, टू फिल, फिल्ड, फिलिंग। ठीक है, चलो भाई आंसर बताओ। लाइक ह्यूमंस जो एनिमल्स मस्ट हैव अ डेंटिस्ट दैट्स द टीथ। थोड़ा सा स्लैंट कर गया, सीधा जाना चाहिए, चलो कोई नहीं। गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है ना, ये किसी एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज हमने लिखा है। ऑप्शंस बस मैंने बढ़ा दिया एक अपनी तरफ से। अब इसको आप समझिएगा और इसका आंसर बताइएगा। तब तक मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये जो लिखा है ये तो पेपर में आया एज इट इज, एक मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक दूसरा क्वेश्चन बना दे रहा हूं। लाइक ह्यूमंस zoo animals must have their teeth dash। ठीक है, ऊपर वाला थोड़ा सीधा कर रहा हूं मैं, टेढ़ा हो गया। चल, अब देखो, एक काम करो, यू हैव गॉट 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स आपके पास हैं। ये आपके ऑप्शंस लिखे, वो आपके दो क्वेश्चंस लिखे, कौन सा ऑप्शन किस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ये आपको सोच समझ के बताना है। 30 सेकेंड्स का टाइम आपके पास है। ठीक है, सोचो सभी लोग। बताओ, आपने भी ये क्वेश्चन कभी न कभी हो सकता है पहले प्रैक्टिस करते समय देखा हो, पढ़ा हो। मान लो नहीं भी कभी प्रैक्टिस किया हो, पहले नहीं भी कभी पढ़ा सुना देखा हो, तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या हो सकता है, सोच के बताओ। सभी लोग बताइए, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। दिए गए ऑप्शंस में से आंसर बताना है। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से है कोई एक आंसर। चलो अब मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये जो हमने सेंटेंसेस लिखे हैं, इनमें ये मस्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब है।
हैव जो है वर्ब है। वैसे तो हैव भी हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन अगर ये हैव हेल्पिंग वर्ब होता ना तो इसके बाद में फिर हमने नाउन नहीं लिखा होता। आप ध्यान से देखोगे जो हैव वर्ब है ना, इसके बाद हमने नाउन लिख रखा है, देयर टीथ, डेंटिस्ट, तो ये हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, ये मेन वर्ब है। ठीक, अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जो हैव की फॉर्म्स होती हैं, जब ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं तब तो ये परफेक्ट टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वो हमें पता ही है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहां पर समझाना ये चाहता हूं कि हैव की फॉर्म्स को अगर हम एज अ वर्ब यूज करें तो इनके दो बेसिक फंक्शन होते हैं। एक तो हम इनका यूज करते हैं पोजीशन के लिए, एज अ वर्ब ऑफ पोजीशन, ठीक है। दूसरा हम इनको ना एज अ कॉजेटिव वर्ब भी यूज करते हैं। पोजीशन का मतलब क्या है वो आप सबको पता है। पोजीशन का मतलब क्या है वो आप सबको पता है कि पोजीशन का मतलब क्या। आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव मनी, आई हैव एक्सपीरियंस। पोजीशन का मतलब समथिंग दैट यू हैव। पोजीशन का मतलब कुछ ऐसा जो आपके पास है, ठीक है। अब कॉजेटिव का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। तो पोजीशन तो हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट है। हम सबको पोजीशन का मतलब पता है कि भाई पोजीशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। पोजीशन का मतलब समथिंग दैट यू आर ऑनर ऑफ, कुछ ऐसा जो आप पजेस करते हो, कुछ ऐसा जिसके आप मालिक हो, ठीक है, वो आपका पोजीशन है, ठीक है। कॉजेटिव क्या है इसको समझ लेते हैं। तो कॉजेटिव का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे वर्ब्स जो होती हैं, कोई भी वर्ब होती है, उस वर्ब का बेसिक मीनिंग या तो बीइंग का या डूइंग का होता है, ठीक है। वर्ब्स का मतलब होता है या तो बीइंग या फिर डूइंग, तो ही मीनिंग कन्वे करती हैं वर्ब्स। जैसे कि मान लीजिए एक वर्ब बीइंग मैंने गलत लिख दिया, डूइंग या हैपनिंग लिखना था। बीइंग तो स्टेटिव वर्ब है, वो तो अलग है, उसको हटा देते हैं। वर्ब्स का मतलब या तो होता है डूइंग का या होता है हैपनिंग का। जैसे मैं अगर बताऊं, जैसे अगर हम यहां पर एग्जांपल लें तो टीच वर्ब है, टीच डूइंग वर्ब है। टीच का मतलब है पढ़ाना, इसमें कोई ना कोई डूअर होता है जो पढ़ाने का काम करता है, ठीक है। हैपनिंग, हैपनिंग का मतलब है जिसमें कोई डूअर नहीं, कुछ अपने आप हो गया, ठीक है। जैसे रेन, इसमें कोई डूअर नहीं होता, कोई बारिश करने का काम नहीं करता, वो अपने आप होता है, ठीक है। हालांकि कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जो बीइंग, डूइंग, सॉरी बीइंग तो नहीं, डूइंग और हैपनिंग दोनों के मीनिंग कन्वे कर लेते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जो डूइंग और हैपनिंग दोनों के मीनिंग कन्वे करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक वर्ब लिखें, कुक, ठीक है। तो कुक का मतलब पकाना भी होता है, कुक का मतलब पकना भी होता है। मतलब जो कुक वर्ब होती है उसका मतलब पकाना भी है और उसका मतलब पकना भी है। कुक वर्ब में कोई ने मतलब जैसे डूअर भी हो सकता है जो किसी चीज को पकाए, ठीक है, जैसे शेफ होता है खाना बनाता है, और कुक का मतलब पकना भी होता है। तो कुल मिला के हम देखें तो हमारे आसपास के जो एक्शन वर्ब्स होते हैं उनके ये दो ही मीनिंग होते हैं, या तो डूइंग या फिर हैपनिंग। या तो वो ये शो करती हैं कि किसी ने वो कोई काम किया, या वो ये शो करती हैं कि कुछ हुआ किसी चीज को, ठीक। अब मान लो एक चीज सोचो, जैसे कुक का मतलब पकना है, कुक का मतलब पकाना भी है, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट ने पकाने का काम किया तो हम कुक वर्ब यूज कर लेंगे एज अ वर्ब ऑफ डूइंग, ठीक है। अगर जो सब्जेक्ट है वो पक गया तो भी हम कुक वर्ब का यूज कर लेंगे एज अ वर्ब ऑफ हैपनिंग। लेकिन अगर हम बताएं ना सब्जेक्ट जो है उसने पकाया किसी को, ना सब्जेक्ट पका, बल्कि उसने किसी से पकवाया, वो मीनिंग कहां से लाओगे, ठीक है। तो ये हमें सोचना है कि अगर सब्जेक्ट को कुछ हुआ तो आप हैपनिंग वर्ब के थ्रू ये बात बताओगे, अगर सब्जेक्ट ने कुछ किया तो आप डूइंग वर्ब के थ्रू ये बात बताओगे। अगर एक तीसरी सिचुएशन बने कि जिसमें सब्जेक्ट को ना कुछ हो ना सब्जेक्ट कुछ करे बल्कि वो किसी और से करवाए, तो वो मीनिंग कहां से लाओगे, ठीक है। वो मीनिंग वर्ब का अपना खुद का नहीं होता, उसके लिए हमें इंग्लिश में कुछ कॉजेटिव वर्ब्स यूज करनी पड़ती हैं जिनके थ्रू वो मीनिंग वर्ब में एट्रीब्यूट किया जाता है। तो हमें वर्ब के साथ में कुछ ऐसी मतलब ऐसी वर्ब्स यूज करनी पड़ती है इंग्लिश में जो किसी वर्ब को उसका कॉजेटिव मीनिंग एट्रीब्यूट करती हैं। पॉजिटिव मीनिंग वर्ब का जो अपना मीनिंग नहीं होता है। तो जैसे जो हम इंग्लिश में कुछ पॉजिटिव वर्ब्स यूज करते हैं, हैव है,
गेट है, मेक है, ये हमारी कुछ इंग्लिश की पॉपुलर पॉजिटिव वर्ब्स हैं जिनका यूज हम दूसरी वर्ब्स को पॉजिटिव मीनिंग एट्रीब्यूट करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब इनके यूजेस पे बेस्ड पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैं आपको समझाता हूं। उससे पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि एग्जांपल के थ्रू पॉजिटिव वर्ब के एक्चुअल कॉन्सेप्ट को। आ जाओ, देखो मैं यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आपको ना इनके मीनिंग बताने हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, सम चेयर्स हैव ब्रोकन। दूसरा, he has he has broken, एक मिनट थोड़ा ज्यादा नीचे लिख दिया, he has broken some chairs। he has की जगह कुछ और लिख देते हैं, you have लिख देता हूँ। तीसरा, you have some broken chairs। फोर्थ, you have some chairs broken। अब देखो यहां पर ना हमने 4 सेंटेंस लिखे, आपको इन चारों सेंटेंसेस को पढ़ना है, पढ़कर समझना है और इनका क्या मीनिंग है वो बताना है। क्या इनमें से कोई गलत भी है, अगर कोई गलत है तो उसको कैसे सही कर सकते हैं ये भी बताना है। ठीक है, चलो अब आप लोग शुरू हो जाओ, अपना काम शुरू कर दो। ये चारों सेंटेंसेस पढ़ो, समझो और बताओ ये सही है या गलत है, और अगर गलत हो तो क्या करें कि सही हो जाए। ठीक है, पढ़िए इन चारों सेंटेंसेस को बच्चों पढ़ो। ठीक है, और बताओ ये सही है गलत। लेट इज ऑल्सो पॉजिटिव वर्ब। ये बच्चे तुम बात समझते हो इसलिए बोल रहे हो या तुमने किसी किताब में पढ़ा इसलिए बोल रहे हो? आप ये बोल रहे हो कि लेट पॉजिटिव वर्ब है, ये बात आपको समझ में आई इसलिए बोल रहे हो, या आपने कभी किसी किताब में पढ़ा ऐसा लिखा हुआ कि लेट पॉजिटिव वर्ब होती है इसलिए बोल रहे हो? Yes. तो देखो अब आपको मैं एक चीज समझाता हूँ। ये जो हमने सेंटेंसेस लिखे ना बच्चे, ये पहली बात तो सारे सही, इनमें से कोई गलत नहीं है, बस हमें इनको समझना है कि क्या है, इनका मतलब क्या है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होगे पहले दो सेंटेंसेस में जो हमने हैव को यूज किया वो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, सम चेयर्स हैव ब्रोकन। ठीक है, यू हैव ब्रोकन सम चेयर्स। तो जो ब्रेक वर्ब होती है ना, ये ऐसी वर्ब है जो डूइंग हैपनिंग दोनों होती है। ब्रेक वर्ब जो होती है बच्चे, ब्रेक का मतलब तोड़ना भी होता है, ब्रेक का मतलब टूटना भी होता है। मतलब ये वर्ब डूइंग भी शो करती है और ये वर्ब हैपनिंग भी शो करती है। ठीक? तो जो ब्रेक वर्ब है वो वर्ब ऑफ डूइंग और वर्ब ऑफ हैपनिंग दोनों है। ठीक, ये ध्यान रखना। अब जैसे हमने लिखा सम चेयर्स हैव ब्रोकन, तो यहाँ पे वर्ब जो है ना वो हैपनिंग वर्ब है। ब्रेक जो है वो हैपनिंग वर्ब है, क्योंकि चेयर्स तोड़ेंगे तो है नहीं किसी चीज को, तो यहाँ पे ब्रेक का मतलब तोड़ना नहीं, टूटना है। सम चेयर्स हैव ब्रोकन का मतलब कुछ चेयर्स टूट गई हैं, तो इसका मतलब ये हो गया। हैव हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। ठीक, फिर अगला पढ़ो। नेक्स्ट में हमने लिखा है कि यू हैव ब्रोकन सम चेयर्स। यहाँ पे जो यू है वो ब्रेक वर्ब का डूअर है,
तो यहाँ पे ब्रेक जो है वो वर्ब ऑफ डूइंग है। यू हैव ब्रोकन सम चेयर्स का मतलब तुमने कुछ चेयर्स तोड़ दी हैं। तो ये दोनों सही है। जैसे होता है कि मैंने आपको बताया ब्रेक वर्ब डूइंग वर्ब भी है, हैपनिंग वर्ब भी। ब्रेक का मतलब तोड़ना भी होता है, ब्रेक का मतलब टूटना भी होता है, ठीक है। पहले वाले सेंटेंस में ब्रेक वर्ब ऑफ हैपनिंग है, दूसरे वाले में वर्ब ऑफ डूइंग है। तो पहला सेंटेंस का मतलब हो गया कि कुछ चेयर्स टूट गई हैं, दूसरे का मतलब हो गया कि तुमने कुछ चेयर्स तोड़ दी हैं, ठीक, दोनों सही है। अब आ जाओ यहाँ पर जो है वो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और यहाँ पे चेयर्स नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। ये सॉरी चेयर्स बता रहा हूं, ब्रोकन, ब्रोकन जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है जो एडजेक्टिव का मॉडिफायर का काम करती है। ये भी और ये भी, ठीक। अब देखो, दे हैव सम ब्रोकन चेयर्स, उनके पास कुछ चेयर्स हैं। व्हाट काइंड ऑफ चेयर्स, कैसी चेयर्स हैं? तो टूटी हुई चेयर्स हैं। तो जो ब्रोकन है ना, एडजेक्टिव हो गया पास्ट पार्टिसिपल। तो इसका मतलब ये हो गया कि उनके पास कुछ चेयर्स हैं, और कैसी चेयर्स हैं उनके पास? टूटी हुई। तो ब्रोकन एडजेक्टिव हो गया जो चेयर्स को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। फिर हमने लिखा यू हैव सम चेयर्स, ठीक है। अब ये जो ब्रोकन है एडजेक्टिव तो होगा नहीं, क्योंकि अगर ये एडजेक्टिव होता तो ये सम के बाद लिखा होता, चेयर से पहले। हमने बाद में लिखा करते हैं क्या है, ये है कॉजिटिव, ये वो वर्ब है जिसको हमने कॉजिटिव बना दिया, ठीक है। यू हैव सम चेयर्स ब्रोकन बाय समवन, तुम कुछ चेयर्स तोड़वाते हो किसी और से। तो ये जो तीसरा वाला मीनिंग है ना, ये हमें आज समझना है, हमारा टॉपिक ये है। यहां पर एक मीनिंग अंडरस्टूड है जो हम लिख बोल नहीं रहे, लेकिन वो है अंडरस्टूड, आप लोग ध्यान रखना, बाय समवन। बाकियों में नहीं है, वो यहीं पे अंडरस्टूड है। यू हैव सम चेयर्स ब्रोकन, तुम कुछ चेयर्स तोड़वाते हो बाय समवन, किसी और से, मतलब किसी और से ऐसा काम करवाता है, खुद नहीं करता। तो अगर चेयर्स अपने आप टूट जाए तो ब्रेक वर्ब यूज कर लो, कोई चेयर्स को तोड़ दे तब भी ब्रेक वर्ब यूज कर लो, क्योंकि ब्रेक वर्ब डूइंग और हैपनिंग दोनों होती है। लेकिन अगर मान लो कोई ना खुद टूटे ना तोड़े बल्कि किसी से तोड़वाए, तो वो मीनिंग वर्ब का अपना नहीं होता। ब्रेक का मतलब टूटना है, ब्रेक का मतलब तोड़ना है, ब्रेक का मतलब तोड़वाना नहीं है। तो वो मीनिंग वर्ब में कहां से आएगा? तो उसके लिए आपको उसके साथ कोई ऐसी वर्ब लिखनी पड़ेगी जो उसे कॉजिटिव बना दे। तो हैव, गेट, मेक जो है ना, ये हमारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनका यूज हम पॉजिटिव के तरीके से भी करते हैं, किसी वर्ब को पॉजिटिव बनाने के लिए। अब होता क्या है इसमें कि हैव जो है वो वर्ब ऑफ पोजीशन भी होती है। तो आपको सेंटेंस पढ़ के पहले ये समझना पड़ता है कि जो आपने हैव यूज किया है वो वर्ब ऑफ पोजीशन है या वर्ब ऑफ पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। अगर वर्ब ऑफ पोजीशन है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा वर्ब ऑफ पोजीशन या पॉजिटिव वर्ब है? तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। सेंटेंस पढ़ो और ये देखो क्या आप किसी पोजीशन को रेफर कर रहे हो। जैसे हमने लिखा जू एनिमल्स मस्ट हैव अ डेंटिस्ट, तो अगर हम हैव को यहाँ पे वर्ब ऑफ पोजीशन मान लें तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि जू एनिमल्स का भी डेंटिस्ट होना चाहिए। जू एनिमल्स मस्ट हैव देयर टीथ, तो इसका मतलब जू एनिमल्स के भी अपने टीथ होने चाहिए। तो ये बात हम कब कहेंगे? जब उनके अपने टीथ होने चाहिए, जब उनके अपने टीथ ना होते हो। लेकिन जू एनिमल्स के तो अपने टीथ होते ही हैं, तो हम ये क्यों कहेंगे कि जू एनिमल्स के अपने टीथ होने चाहिए? तो कहने का मतलब हैव यहाँ पे वर्ब ऑफ पोजीशन नहीं है, हैव क्या है? पॉजिटिव वर्ब है। ये पॉजिटिव बनाने के लिए लिखी गई। किसे पॉजिटिव बनाने के लिए लिखी गई? इस फिल वर्ब को। क्योंकि जो फिल वर्ब है ना, फिल का मतलब फिल करना होता है, फिल होना होता है, लेकिन फिल करवाना नहीं होता। तो जू एनिमल्स जो हैं वो अपने आप फिल नहीं कर सकते, ह्यूमंस भी नहीं कर सकते, हम भी अपने दांत को अपने आप तो फिल नहीं कर पाते, किसे करवाना ही पड़ता है। तो ये जो फिल वर्ब है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हैव को यहाँ पे लिखा गया। तो वर्ब यहाँ पर जो हमने हैव लिखा ये वर्ब ऑफ पॉजिटिव है। अब जब हैव को हम एज अ पॉजिटिव वर्ब यूज करते हैं तो वहां पे ध्यान क्या रखना होता है कि कई बार हम हैव वर्ब के बाद में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लिख देते हैं जो उस वर्ब के लिए डूअर होता है जिसे हम पॉजिटिव बना रहे हैं, और कई बार ऐसा लिख देते हैं जो उस वर्ब के लिए डूअर नहीं होता है जिसे हम पॉजिटिव बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम फिल वर्ब यूज कर रहे हैं, तो टीथ जो है वो फिल वर्ब के लिए डूअर नहीं है, नॉट डूअर है। टीथ फिल नहीं करेंगे, टीथ को फिल किया जाएगा। डेंटिस्ट को फिल नहीं किया जाएगा, डेंटिस्ट फिल करेगा। तो यहाँ पे जो डेंटिस्ट है वो फिल वर्ब के लिए डूअर है, तो यहाँ पे हमें फिल वर्ब के एक्टिव मीनिंग की जरूरत पड़ेगी। टीथ जो है वो फिल वर्ब का डूअर नहीं है, डूअर कोई और होगा, तो यहाँ पे हमें फिल वर्ब के पैसिव मीनिंग की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम हैव के साथ में किसी वर्ब को पॉजिटिव बनाते हैं एक्टिव मीनिंग में, तो हम लिखते हैं उसकी बेस फॉर्म बेयर इन्फिनिटिव। लेकिन जब हम हैव के साथ में किसी वर्ब को लिखते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं पैसिव मीनिंग में, तो हम लिखते हैं उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारे आंसर है, एक में फिल आएगा, एक में फील्ड आएगा, बाकी सब गलत। ठीक है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? लाइक ह्यूमंस जू एनिमल्स मस्ट हैव अ डेंटिस्ट फिल देयर टीथ। ठीक है, लाइक ह्यूमंस जू एनिमल्स मस्ट हैव देयर टीथ फिल्ड।
अभी जितना हमने डिस्कस किया है इसको समझो और साथ ही साथ मैंने इसके मीनिंग भी समझने की कोशिश करो कि ये जो हमने लिखा है इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो मैं आपको लिटरल ट्रांसलेशन भी बता देता हूं, हालांकि हमें बार बार उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन पहली बार की बात हो रही तो मैं बता देता हूं। देखो, लाइक ह्यूमंस, इंसानों के जैसे, जू एनिमल्स मस्ट हैव अ डेंटिस्ट फिल देयर टीथ। जू एनिमल्स को किसी डेंटिस्ट से अपने दांत फिल करवा लेने चाहिए, जैसे इंसान करवा लेते हैं वैसे ही। तो जू एनिमल्स अपने आप वो काम नहीं करेंगे, किसी से करवाएंगे, तो पॉजिटिव मीनिंग चाहिए। लाइक ह्यूमंस, इंसानों के जैसे, जू एनिमल्स मस्ट हैव देयर टीथ फिल्ड। जू एनिमल्स को अपने दांत फिल करवा लेने चाहिए बाय समवन, किसी से। ठीक, तो ये हमारे मीनिंग्स है। अब ये जब हैव को, आपको हैव का ये वाला यूज समझ में आ जाए, पॉजिटिव वाला, तो मैं एक दो एग्जांपल्स लिखता हूं, इसके आंसर बताना आप लोग। They will have the message to convey tomorrow. दूसरा, the man had his servants cleaned the house. I can't have my parents to agree with him. Fourth, you should have your shoes polished now. अब देखिए, इन सेंटेंसेस में ये हमने हैव का एज अ वर्ब यूज किया। ये हैव वर्ब है, ये हैड वर्ब है, ये हैव वर्ब है और ये हैव वर्ब है। ठीक है, हालांकि यहां पर हमने इसके साथ शुड हेल्पिंग वर्ब लिखी है, यहां पर कैंट हेल्पिंग वर्ब लिखी है, यहां पर विल हेल्पिंग वर्ब लिखी है। अब इसके अलावा एक वर्ब हमने और भी लिखी है यहाँ पे सेंटेंस में, टू कन्वे, क्लीन्ड, एग्री और पॉलिश। आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हमने हैव वर्ब लिखी है वो हमने इसलिए लिखी है जिससे कि वो जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं उनको कॉजेटिव बनाया जा सके। ठीक, हैव यहाँ पे वर्ब ऑफ पोजेशन नहीं है, कॉजेटिव वर्ब है, किसी वर्ब को पॉजिटिव बनाने के लिए लिखी गई है। अब एक बार आप देखो कि वो जो हमने नॉन फाइनाइट वर्ब्स लिखी है वो सही फॉर्म्स में लिखी है, गलत लिखी है। सबको आंसर बताने, जल्दी से बताइए। दे विल हैव द मैसेज टू कन्वे टुमारो, द मैन हैड हिज सर्वेंट क्लीन्ड द हाउस, I cannot have my parents to agree with him, you should have your shoes polished now. चलो बताओ भाई सभी लोग आंसर जल्दी से, क्या ये लिखे गए 4 सेंटेंसेस सही है या गलत है? अब पता है क्या है? ये जो मैसेज है वो कन्वे करेगा या मैसेज को कन्वे किया जाएगा? तो हमें पता है मैसेज कन्वे नहीं करेगा। ठीक है, मैसेज को कन्वे किया जाएगा। तो जिस वर्ब को हम पॉजिटिव बना रहे हैं उसके लिए मैसेज डूअर नहीं है, डूअर कोई और होगा। तो यहां पर हमें कन्वे वर्ब के पैसिव मीनिंग की जरूरत है।
यहाँ पे जो सर्वेंट्स हैं वो क्लीन करेंगे या सर्वेंट्स को क्लीन किया गया होगा, तो सर्वेंट्स क्लीन करेंगे हाउस को, तो यहाँ पे हमें क्लीन वर्ब के एक्टिव मीनिंग की जरूरत है। यहाँ पर पेरेंट्स हैं वो एग्री करेंगे, पेरेंट्स को एग्री किया जाएगा, तो एग्री इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, उसका पैसिव बन भी नहीं सकता, पेरेंट्स को ही एग्री करना पड़ेगा, तो पेरेंट्स जो है वो डूअर है, तो ये वर्ब एक्टिव मीनिंग कन्वे करेगी। शूज जो है वो पॉलिश करेंगे, शूज को पॉलिश किया जाएगा, तो शूज तो पॉलिश नहीं करेंगे, शूज को ही पॉलिश किया जाएगा, तो यहां पर हमें पैसिव मीनिंग की जरूरत है। अब देखो, जब हमें हैव के साथ में एक्टिव मीनिंग चाहिए हो तो लिखा करो बेयर इन्फिनिटिव, वर्ब की बेस फॉर्म क्लीन, ठीक है, एग्री, तो लिखो एग्री। आई कैन नॉट हैव माई पेरेंट्स एग्री विद हिम, ठीक है, कि भाई मैं अपने पेरेंट्स को उसके साथ एग्री नहीं करा सकता, अपने आप हो तो हो जाए, मैं नहीं कर सकता। द मैन हैड ए सर्वेंट क्लीन द रूम, उस मैन ने अपने नौकरों से घर साफ करवाया, ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव मीनिंग से क्लीन आ गया। अब मैसेज जो है वो कन्वे नहीं करेगा, उसको कन्वे किया जाएगा, तो यहाँ पे हमें चाहिए पैसिव मीनिंग, कन्वेड, ठीक है। दे विल हैव द मैसेज कन्वेड टुमारो, कि वो मैसेज को कल कन्वे करवाएंगे, ठीक है। यू शुड हैव योर शूज पॉलिश्ड नाउ, तुम्हें अपने शूज अब पॉलिश करवाने चाहिए, मतलब अगर हमें किसी से कहना है कि भाई अपने शूज पॉलिश कर लो अब, तब तो हम कह देंगे यू शुड पॉलिश योर शूज नाउ। तो अगर हम ये कह देंगे यू शुड पॉलिश योर शूज नाउ, तो इसका मतलब हम यू से कह रहे हैं कि अपने शूज को अब पॉलिश कर लो, अपने आप कर लो। लेकिन अगर हम उससे ये कहें कि करवा लो, ठीक है, कहीं से भी करवाओ लेकिन करवा लो, तो हम कहेंगे यू शुड हैव योर शूज पॉलिश्ड नाउ। तो जब हम हैव को एज अ कॉस्टिव वर्ब यूज करते हैं, तो इसके साथ जिस वर्ब को हम कॉस्टिव बना के लिख रहे होते हैं वो या तो बेस फॉर्म में आती है या थर्ड फॉर्म में आती है। उसके लिए बस आपको ध्यान ये रखना है कि वो जो हैव वर्ब के बाद में लिखा गया ऑब्जेक्ट है वो उस कॉस्टिव वर्ब का डूअर है या नहीं। अगर वो डूअर है तो बेस फॉर्म, मतलब ये ध्यान रखना है कि हैव कॉस्टिव वर्ब के साथ में अगर आपको एक्टिव मीनिंग चाहिए तो आप वर्ब की बेस फॉर्म लिखो। अगर हैव को आप एज अ कॉस्टिव वर्ब यूज कर रहे हो और जिस वर्ब को आप पॉजिटिव बना रहे हो आपको उसका पैसिव मीनिंग चाहिए, तो आप पास्ट पार्टिसिपल यूज करो। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब आप सबको पता ही है, वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो ये इस तरीके की सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, हमने लिखा से got the mechanic test machine. They got the machine test the mechanic. ठीक है, अब देखो ऑप्शन दे देता हूं इसके लिए आपको। रिपेयर, repaired, to repair और repairs। ठीक है, चल यहां पर हमने गॉट को एज अ वर्ब यूज किया है, यहां पर भी हमने गॉट को एज अ वर्ब यूज किया। अब आपको सबको पता होगा कि जो गेट वर्ब है ये वर्ब ऑफ रिसीविंग होती है। ठीक है, तो गेट वर्ब का हम यूज करते हैं ये बताने के लिए हमने किसी चीज को रिसीव किया, प्राप्त किया। ठीक, तो बेसिकली जैसे ही गॉट दिस न्यूज, ही गॉट नथिंग इन रिटर्न, तो गेट का मतलब रिसीव करना कि उसने कुछ नहीं पाया। लेकिन गेट को हम एज अ कॉस्टिव वर्ब यूज करते हैं। तो जब सेंटेंस आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कॉस्टिव वर्ब है कि नहीं है। जैसे ये सेंटेंस पढ़िए, दे गॉट द मैकेनिक, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मैकेनिक को रिसीव किया, इसका मतलब ये कि उन्होंने मैकेनिक से कोई काम करवाया। तो यहाँ पे गेट जो है ना कॉस्टिव वर्ब है।
अब गेट किस वर्ब को पॉजिटिव बनाने के लिए लिखी गई है? ये जो ऑप्शन में रिपेयर वर्ब दे रखी वो, कि उन्होंने कार को खुद रिपेयर या मशीन को खुद रिपेयर नहीं किया, उन्होंने किसे करवाया। तो वहां पर उन्होंने काम किससे करवाया, ठीक है, या काम उन्होंने किसके ऊपर करवाया, हमें ये देखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे देखें तो गेट वर्ब का हमने ऑब्जेक्ट लिखा मैकेनिक। मैकेनिक जो है वो रिपेयर वर्ब का डूअर है, मैकेनिक ही रिपेयर करेगा, मैकेनिक को थोड़ी रिपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें रिपेयर वर्ब का एक्टिव मीनिंग चाहिए। यहाँ पे जो हमने मशीन लिखी है, मशीन रिपेयर वर्ब के लिए डूअर नहीं है, मशीन को रिपेयर किया गया होगा, तो यहाँ पे हमें रिपेयर वर्ब का पैसिव मीनिंग चाहिए। ठीक, अब जब आपको ये बात समझ में आ जाए कि गेट के साथ यहां पर हमें पैसिव मीनिंग चाहिए रिपेयर वर्ब का, वहां एक्टिव चाहिए, तो जब पैसिव चाहिए तब तो आप पास्ट पार्टिसिपल ही लिखिए, रिपेयर्ड। ठीक है, लेकिन जब एक्टिव चाहिए हो तो रिपेयर के साथ में हम इंफिनिटिव लिखते हैं, टू रिपेयर। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जो रिपेयर वर्ब है इसके साथ में, अगर हम रिपेयर को एज ए पॉजिटिव वर्ब यूज कर रहे हैं और इसके साथ में हमें एक्टिव मीनिंग चाहिए, ठीक है, और पैसिव मीनिंग चाहिए, जिस वर्ब को हम पॉजिटिव बना रहे हैं उसका। तो जिस वर्ब को हम पॉजिटिव बना रहे हैं अगर हमें उसका एक्टिव मीनिंग चाहिए तो हम लिखेंगे इन्फिनेटिव फॉर्म, पैसिव मीनिंग चाहिए तो हम लिखेंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो रिपेयर गेट वर्ब के साथ में एक्टिव मीनिंग के लिए इन्फिनेटिव, पैसिव मीनिंग के लिए पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। तो हम लिख देंगे दे गॉट द मैकेनिक टू रिपेयर द मशीन, कि उन्होंने मशीन को रिपेयर करवाया, किया नहीं, करवाया मैकेनिक से। दे गॉट द मशीन रिपेयर्ड द, ये तो क्यों लिख दिया, ये तो बाय द मैकेनिक लिखना नहीं था, ऐसे फ्लो फ्लो में लिख गया, इसको हटा देते। ठीक है, बस यहीं पे खत्म करना है इसको। तो हम लिखेंगे दे गॉट द मशीन रिपेयर्ड, उन्होंने मशीन को रिपेयर करवाया। मशीन ने रिपेयर नहीं किया, किसी और ने किया होगा, किसने किया वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो अंडरस्टूड हो जाता है असल में, यहाँ पे जो ना वो अंडरस्टूड हो जाता है बाय समवन, ये अंडरस्टूड है, लिखते हम बोलते नहीं है लेकिन होता है अंडरस्टूड। दे गॉट द मशीन रिपेयर्ड, उन्होंने मशीन को रिपेयर करवाया, तो मतलब उन्होंने खुद नहीं रिपेयर किया। अगर उन्होंने खुद किया होता तो हमें गॉट लिखना ही नहीं पड़ता, तब तो हम लिख देते दे रिपेयर्ड द मशीन, उन्होंने मशीन को रिपेयर कर दिया। लेकिन उन्होंने रिपेयर किया नहीं, उन्होंने किसी से करवाया, तो हम लिखेंगे दे गॉट द मशीन रिपेयर्ड बाय समवन, किसी से। अब किससे करवाया वो यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक, तो ये जो गेट वर्ब है इसके साथ इंफिनिटिव और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होती है, हैव के साथ बेयर इंफिनिटिव और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होती है। ये जो हैव और गेट को हमने डिस्कस किया है, इनका एक अच्छा यूज देखिए, कुछ मिलते जुलते मैं एग्जांपल्स लिख देता हूं, आप लोग आंसर बताना। वी शैल हैव हिम पेड टू पे फॉर दिस लॉस। दूसरा, द टीचर गॉट एवरीवन written an essay। Third, he can't have this letter, this scheme to approve so easily।
4. I often get my work to do when I'm busy. Fifth, you had your friends to get humiliated Mm, you had your neighbor to arrest Sixth, you got your neighbor to apologize. चलो, अब ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, सभी लोग पढ़िए इनको, ठीक है। हैव यहाँ पर हमारी वर्ब है, गॉट यहाँ पर वर्ब है, हैव यहाँ पर वर्ब है, गॉट यहाँ पर वर्ब है, हैड यहाँ पर वर्ब है, गॉट यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। अब इन सेंटेंसेस को पढ़ो, इनका मीनिंग भी समझो क्या है, क्या कहा बोला जा रहा है, बताया जा रहा है इन सेंटेंसेस में, और उसके अकॉर्डिंग अगर लगे कुछ गड़बड़ हो गई है तो उस गड़बड़ को सही भी करो, आइडेंटिफाई करो क्या गड़बड़ हो गई है और उसको कैसे सही कर सकते हैं, बताओ सभी लोग। यू हैव गॉट अ मिनट, 1 मिनट है आपके पास। 1 मिनट में आपको ये सेंटेंसेस पढ़कर इनको समझना भी है कि इन सेंटेंसेस में क्या लिखा है, भाई क्या बताया जा रहा है, ठीक है, और कैसे सही करना है बताओ। शुरू करो भाई। ठीक है, अब देखो जैसे हमने लिखा वी शैल हैव हिम टू पे फॉर दिस लॉस, तो हिम जो है वो पे करेगा लॉस के लिए, मान लो उसने किसी का नुकसान कर दिया तो उसको पे करना पड़ेगा उसके लॉस के लिए, तो पे वर्ब के साथ जो हमने हिम लिखा वो हिम जो है वो डूअर है, तो जो हिम हमने लिखा है ये डूअर है। अगर ये डूअर है तो हमें यहाँ पे पे वर्ब के एक्टिव मीनिंग की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर जो हमने एवरीवन लिखा है तो एवरीवन जो है वो भी डूअर है राइट वर्ब का, एवरीवन ने राइट किया होगा, एवरीवन को तो राइट नहीं किया गया होगा, तो यहाँ पर भी हमें एक्टिव मीनिंग की ही जरूरत है, ठीक है। फिर यहाँ पर हैव का हमने स्कीम को लिखा है, स्कीम तो अप्रूव नहीं करेगी, स्कीम को अप्रूव किया जाएगा, तो यहाँ पर स्कीम जो है वो नॉट डूअर है। अगर स्कीम नॉट डूअर है तो हमें यहाँ पर पैसिव मीनिंग की रिक्वायरमेंट है, अप्रूव वर्ब का हमें यहाँ पर पैसिव मीनिंग चाहिए। यहाँ पे गेट वर्ब का हमने वर्क लिखा है, वर्क तो करेगा नहीं, वर्क को किया जाएगा, तो वर्क डूअर नहीं है, तो ये जो नॉट डूअर है तो इसके साथ हमें पैसिव मीनिंग चाहिए।
यहां पर हमने लिखा योर नेबर अरेस्ट करेगा या नेबर को अरेस्ट किया गया होगा। तो एक मिनट, नेबर तो अरेस्ट करेगा नहीं, नेबर अरेस्ट करने का काम तो पुलिस में नहीं करेगी, ठीक है। तो ये जो योर नेबर लिखा है नॉट डूअर अरेस्ट वर्ब के लिए, अगर ये नॉट डूअर अरेस्ट वर्ब के लिए तो यहाँ पे हमें अरेस्ट वर्ब का पैसिव मीनिंग चाहिए। यहां पर जो योर नेबर है, ठीक है, वो डूअर है अपोलोजाइज वर्ब के लिए, उसी ने अपोलोजाइज किया होगा, माफी मांगी होगी, किससे मांगी वो यहाँ पे नहीं बता रखा है। तो अगर ये डूअर है तो हमें इस वर्ब की एक्टिव मीनिंग की जरूरत है। चल अब करेक्शन करो, बस इतना ही हमें अपने आप समझना होता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के एक बार ये बातें समझ में आ जाए बस बात खत्म। अब देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ वैसे आंसर करने से पहले, बाकी आप लोगों को ध्यान होगा भी कि हैव को अगर हम एज ए कॉस्टिव वर्ब यूज करते हैं, ठीक है, और अगर हम गेट को एज ए कॉस्टिव वर्ब यूज करते हैं, तो होता है क्या कि जब हम हैव को एज ए कॉस्टिव वर्ब यूज करते हैं तो इसके साथ हम एक्टिव मीनिंग के लिए बेस फॉर्म लिखते हैं वर्ब की, ठीक है, और पैसिव मीनिंग के लिए पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखते हैं। गेट के साथ हम एक्टिव मीनिंग के लिए इन्फिनेटिव लिखते हैं और पैसिव मीनिंग के लिए पास्ट पार्टिसिपल लिखते हैं। बस ये बात हमें छोटी सी ध्यान रखनी है, पास्ट पार्टिसिपल पैसिव मीनिंग में दोनों के साथ, एक्टिव मीनिंग में हैव के साथ में बेयर इन्फिनेटिव बेस फॉर्म और गेट के साथ फुल इन्फिनेटिव 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। चलो शुरू करो आंसर बताना। अब देखो समझना, ठीक है, ये जो एक्टिव मीनिंग चाहिए ना हैव के साथ में, तो एक्टिव मीनिंग के साथ में लिखो पे, गेट के साथ में यहां पर एक्टिव मीनिंग चाहिए तो लिखो इन्फिनेटिव, ठीक है। यहां पर हैव के साथ हमें पैसिव मीनिंग चाहिए तो लिखो पास्ट पार्टिसिपल अप्रूव्ड, ठीक है। और यहां पर हमें गेट के साथ पैसिव मीनिंग चाहिए तो लिखो डन, थर्ड फॉर्म। यहां पर हमें हैव के साथ में पैसिव मीनिंग चाहिए, तो हैव के साथ पैसिव मीनिंग चाहिए तो लिखो पास्ट पार्टिसिपल अरेस्टेड। यहां पर हमें गेट के साथ में एक्टिव मीनिंग चाहिए तो लिखो इन्फिनेटिव टू अपोलोजाइज। चल अब इनके एक बार मीनिंग भी समझ लो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने लिखा वी शैल हैव हिम पे फॉर दिस लॉस, तो इसका मतलब हम उससे इस नुकसान की भरपाई करवाएंगे, हम पे नहीं करेंगे लॉस के लिए, उससे करवाएंगे। द टीचर गॉट एवरीवन टू राइट एन एसे, टीचर ने सबसे एक ऐसे लिखवाया, मतलब टीचर ने खुद नहीं लिखा बट लिखवाया। ही कांट हैव दिस स्कीम अप्रूव्ड सो इजिली, वो इतने आसान तरीके से इस स्कीम को अप्रूव नहीं करवा सकता किसी और से। आई ऑफन गेट माई वर्क डन एंड आई एम बिजी, मैं अक्सर अपना काम दूसरों से करवा लेता हूं जब मैं बिजी होता हूं। यू हैड योर नेबर अरेस्टेड, तुमने अपने नेबर को अरेस्ट करवा दिया, ठीक है। यू गॉट योर नेबर टू अपोलोजाइज, तुमने अपने नेबर से माफी मंगवाई। ये इनके मीनिंग्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने एक सेंटेंस और लिखा, द राइडर मेड द हॉर्स टू रन फास्ट, ठीक है। दूसरा, द हॉर्स वॉज मेड रन फास्ट। बाय द राइडर लिखे या ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं वैसे, ठीक है। अब देखो यहां पर एक वर्ब हमने लिखी मेक, ये मेक वर्ब एक्टिव वॉइस में है। यहां पर भी हमने वर्ब लिखी मेक लेकिन ये पैसिव वॉइस में है, तो वो वर्ब वहां पर पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, ये पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। यहां पर हमने इसके साथ में लिखा टू रन फास्ट, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है,
और ये जो रन है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, या यूं कह लो केवल कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हम सिंपली कॉम्प्लीमेंट ही बोलते हैं। यहां पे जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है द हॉर्स, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में वर्ब का सब्जेक्ट है। अब ये जो दोनों क्वेश्चंस है ना, ये देखकर आपको आंसर समझ में आया होगा वैसे, क्यों? क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब जब डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हमने ये डिस्कस किया था कि जो मेक वर्ब होती है, अगर हम इसके साथ में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखें, ठीक है, देखो होता क्या है कि जो हैव और गेट वर्ब है उनका हम पैसिव नहीं बना सकते, वो वर्ब्स केवल एक्टिव वॉइस में यूज होती हैं। मेक एक्शन वर्ब है, हम इसका पैसिव भी बना सकते हैं। तो हैव और गेट का तो हम पैसिव बना नहीं सकते, तो हम वहां पर जो एक्टिव पैसिव मीनिंग होता है वो हम कन्वे करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के थ्रू। जो हैव और गेट के साथ नॉन फाइनाइट वर्ब लिखी होती ना, हम उसका वॉइस सेंस करके एक्टिव और पैसिव मीनिंग कन्वे करते हैं, ठीक, क्योंकि हैव और गेट का अपना पैसिव नहीं बनता। मेक वर्ब के साथ में क्या है कि मेक वर्ब का यूज हम पैसिव में भी कर लेते हैं। तो अगर हम मेक वर्ब को एक्टिव वॉइस में यूज कर रहे हैं तो इसके साथ जो हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे वो वर्ब की बेस फॉर्म होगी। अगर हम मेक वर्ब को पैसिव वॉइस में यूज कर रहे हैं तो इसके साथ में जो हम नॉन फाइनाइट वर्ब लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट बना के, वो इन्फिनेटिव फॉर्म में होगी, ठीक। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि मेक वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में है और आप इसके साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसी वर्ब को बना रहे हो तो बेस फॉर्म में लिखना, बेयर इन्फिनेटिव। अगर मेक वर्ब पैसिव वॉइस में है और आप इसके साथ में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसी वर्ब को बना रहे हो तो इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखना। तो मेक वर्ब जो है वो खुद ही एक्टिव पैसिव वॉइस में चेंज हो जाती है, तो इसके साथ लिखे गए नॉन फाइनाइट वर्ब का वॉइस नहीं चेंज करना पड़ता। तो वो जो डूअर नॉट डूअर वाला कंफ्यूजन है ना, वो यहाँ पे नहीं होता, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। अब ये मेक वर्ब एक्टिव वॉइस में है, तो एक्टिव वॉइस में जब हम इसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसी इन्फिनेटिव को या नॉन फाइनाइट वर्ब को बनाएंगे तो बेस फॉर्म में लिखेंगे। ये हमने नॉन फाइनाइट वर्ब में भी पढ़ा था। तो लिख दो द राइडर मेड द हॉर्स रन फास्ट, मतलब राइडर ने, सवार ने घोड़े को तेज दौड़ाया। द हॉर्स वॉज मेड टू रन फास्ट, the horse was made to run fast by the rider। ये आंसर हो गया। तो मेक वर्ब के साथ बस आपको सिंपल से इतना ध्यान देना है कि मेक वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में है तो आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बेयर इन्फिनिटिव लिखोगे, जो कि हमने नॉन फाइनाइट वर्ब्स में पढ़ा था। अगर मेक वर्ब पैसिव वॉइस में होगी तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन गया होगा, तो जो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट का था वो सब्जेक्ट का हो जाएगा, तो फिर उसको फुल इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखना है, ठीक। दो एग्जाम्पल में प्रैक्टिस के और आपको लिख देता हूँ यहीं पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। दे will make him to sign the contract। He should not make, नहीं, he should not be made welcome the chief guest। अब देखो ये विल मेक वर्ब हमने यहां पर यूज किया और ये शुडंट बी मेड वर्ब यूज किया। ये वर्ब एक्टिव है, ये वर्ब पैसिव है, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो वर्ब एक्टिव है इसके बाद में आप देखोगे यहां पर हमने लिखा है, एक मिनट गलत कलर यूज कर लिया, इसके बाद हमने यहां पे लिखा है हिम, ये ऑब्जेक्ट है। टू साइन जो है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है।
दूसरे सेंटेंस में यहां पर जो ही है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जो वेलकम हमने लिखा है नॉन फाइनाइट वर्ब, ये कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट का नहीं सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये वर्ब पैसिव वॉइस में लिखी पड़ी है ना। तो पैसिव वॉइस में वर्ब के होने का मतलब है कि जो अभी इस वर्ब का सब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस में इसका ऑब्जेक्ट रहा होगा। तो जब मेक वर्ब एक्टिव वॉइस में, तो इसके साथ लिखो बेयर इन्फिनिटिव साइन, दे विल मेक हिम साइन द कॉन्ट्रैक्ट। दे विल मेक हिम साइन द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि वो उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे, मतलब उसे फोर्स करेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे। तो यहाँ पे हमने साइन वर्ब को कॉस्टिव बना दिया मेक का यूज करके, क्योंकि दे जो है वो खुद तो साइन करेंगे नहीं, किसी से करवाएंगे साइन, तो ये कॉस्टिव हो गई। फिर हमने लिखा ही शुड नॉट बी मेड टू वेलकम, ही शुड नॉट बी मेड टू वेलकम। तो मेक वर्ब के साथ में अगर मेक वर्ब एक्टिव वॉइस में हो तो बेयर इन्फिनिटिव लिखिए, अगर मेक वर्ब पैसिव वॉइस में तो इसके अंदर फुल इन्फिनिटिव लिखिए, ये ध्यान रखना। एक एग्जांपल और आप लोगों को सीखना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं चेंज द वॉइस का, ठीक है। हैव द बॉक्स ब्रोकन, इसका वॉइस चेंज करना है। आप में से जिसको पता हो जल्दी से करिए। हैव द बॉक्स ब्रोकन, चेंज द वॉइस। हैव द बॉक्स ब्रोकन, करो भाई सभी लोग चेंज। करिए भाई। आप पता है इसमें देखो, अगर हमें वॉइस चेंज करना है तो सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि हमें जिस वर्ब का वॉइस चेंज करना है वो एक्टिव है या पैसिव। पैसिव है तो एक्टिव करना पड़ेगा, एक्टिव है तो पैसिव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके पास दो वर्ब हैं, एक है फाइनाइट वर्ब है, तो इसका वॉइस चेंज हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब हमेशा एक्टिव एक्टिव ही रहती है, मतलब हैव और गेट वर्ब का वॉइस नहीं चेंज होता, तो इसे तो भूल जाओ। तो हम वर्ब वॉइस किसका चेंज करेंगे, ब्रोकन का। अभी जो ब्रोकन वर्ब है ये एक्टिव है या पैसिव, तो ध्यान से देखो पास्ट पार्टिसिपल है और इसका मीनिंग है पैसिव। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर ये मीनिंग निकाल लिया हो, ठीक है, अगर किसी बच्चे ने ये मीनिंग निकाल लिया हो कि इसका मतलब है क्या बॉक्स टूट गया है, तो ध्यान देना इस सेंटेंस का मतलब ये नहीं क्या बॉक्स टूट गया है, इसका मतलब है बॉक्स को तोड़वाओ। ये जो हैव है ना, ये हमारी मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, इंपेरेटिव मूड में हम किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किसी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हैव द बॉक्स ब्रोकन। हैव द बॉक्स ब्रोकन का मतलब बॉक्स को तोड़वाओ, किसी से तोड़ो मत। तो ये कॉस्टिव वर्ब है हैव, इसने ब्रेक वर्ब को कॉस्टिव बना दिया है। यहाँ पे जो अंडरस्टूड मीनिंग है वो पता है क्या है, ये छोड़ो, पहले मैं आपको इसके पैसिव के आंसर दे देता हूँ। एक मैं इसका ऑप्शन आपको दे देता हूँ, ब्रेक द बॉक्स। अगर हम ऐसे लिख दें ब्रेक द बॉक्स, ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे तो पाओगे जो ब्रेक वर्ब है ये एक्टिव हो गई, ठीक है। पैसिव में जो इसका सब्जेक्ट था बॉक्स, वो इसका मतलब एक तरीके से सब्जेक्ट था ब्रेक वर्ब के लिए, वो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्या ये आंसर है, ब्रेक द बॉक्स?
भाई हैव द बॉक्स ब्रोकन हमने लिखा है तो इसका मतलब है बॉक्स को तोड़वाओ, तो वहां पे ब्रोक वर्ब जो है, ब्रोकन वर्ब जो है वो पैसिव में है। अगर हम उसको ब्रेक द बॉक्स लिख दें तो वो एक्टिव हो गई। तो बताओ ये सही है गलत? आंसर है गलत। ठीक है, ये गलत है। क्यों गलत है? ऐसा नहीं इसलिए गलत है, ये एक्टिव नहीं है, एक्टिव तो है ही है, लेकिन इसका मीनिंग हमारे ओरिजिनल सेंटेंस के मीनिंग से अलग है। ये जो हमने हैव द बॉक्स ब्रोकन लिखा है ना, तो यहाँ पे अंडरस्टूड मीनिंग है बाय समवन। बॉक्स को तोड़वाओ किसी और से, खुद खुद मत तोड़ो। हैव द बॉक्स ब्रोकन का मतलब है बॉक्स को तोड़वाओ, ब्रेक द बॉक्स का मतलब है वर्क, तोड़ दो बॉक्स को। तो हमें पता है कि जब हम एक्टिव पैसिव चेंज करते हैं तो वहां पे मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। अगर मीनिंग चेंज हो गया तो ऑप्शन गलत हो जाता है। तो हैव द बॉक्स ब्रोकन का मतलब है बॉक्स को तोड़वाओ, ब्रेक द बॉक्स का मतलब है बॉक्स को तोड़ दो। तो दो अलग अलग मीनिंग हो गए, तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब हम कैसे फिर इसको लिखें? तो इसका आंसर पता है क्या होगा? इसका आंसर हो गया, हैव वर्ब को तो एज इट इज छोड़ दो, उसका तो वॉइस चेंज हो नहीं सकता। ये जो बाई समवन अंडरस्टूड होता है ना, उसमें से समवन को सब्जेक्ट बनाओ, हैव समवन। जब आप यहाँ पे हैव समवन लिख दोगे तो होगा क्या, ये जो समवन है वो ब्रेक वर्ब का डूअर है। तो हैव के साथ में अगर हम पॉजिटिव वर्ब को एक्टिव मीनिंग में लिखें तो बेयर इंफिनिटिव लिखना पड़ता है, तो ब्रेक आ जाएगा। तो हम लिखेंगे हैव समवन ब्रेक द बॉक्स। तो ये जो हैव है ये हमारी पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है। समवन जो है वो डूअर है, समवन जो है वो डूअर है। ठीक है, डूअर है तो हमने इसके साथ में बेयर इंफिनिटिव लिख दिया एक्टिव मीनिंग के लिए। ठीक, तो आंसर क्या हो गया? हैव समवन ब्रेक द बॉक्स, किसी से बॉक्स को तोड़वाओ। तो अगर हम गेट वर्ब का यूज करें कभी भी, सॉरी हैव वर्ब का यूज करें एज अ पॉजिटिव इंपेरेटिव मोड में, तो ये क्वेश्चंस कई बार पेपर में आ चुके हैं। अब एक चीज यहीं पे समझना, मान लो अगर हैव वर्ब नहीं लिखी होती, यहाँ पे वर्ब लिखी होती गेट, मान लो ऐसे लिखा होता गेट द बॉक्स ब्रोकन, ठीक है, तो हम क्या करते? तो हम पैसिव बनाते ऐसे, गेट समवन। अब गेट के साथ में जब हम डूअर लिख देंगे तो हमें लिखना पड़ेगा क्या नाम, इंफिनिटिव। तो हम लिखेंगे गेट समवन टू ब्रेक द बॉक्स। तो जो गेट वर्ब है, अगर आप इसके साथ में डूअर ऑब्जेक्ट लिख दोगे तो जिस वर्ब को आप पॉजिटिव बना रहे हो उसको आपको एक्टिव मीनिंग के लिए इंफिनिटिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो सीधी सी बात यह है कि जो हैव और गेट का यूज हमने सीखा है उसको लेकर थोड़ा ये भी ध्यान देना कि अगर हैव और गेट वर्ब जो हैं उनके साथ में लिखी गई वर्ब का वॉइस चेंज करने के लिए आ जाए तो ऐसे करना है। गेट और हैव के साथ में पैसिव मीनिंग चाहिए तब तो आपको पास्ट पार्टिसिपल ही लिखना है। गेट द बॉक्स ब्रोकन, हैव द बॉक्स ब्रोकन एक ही मीनिंग है। लेकिन अगर आपको एक्टिव मीनिंग चाहिए तो हैव के साथ आपको लिखना पड़ेगा बेयर इन्फिनिटिव, गेट के साथ आपको लिखना पड़ेगा फुल इन्फिनिटिव। ठीक है, तो गेट द बॉक्स ब्रोकन का एक्टिव है गेट समवन टू ब्रेक द बॉक्स, गेट समवन टू ब्रेक द बॉक्स का पैसिव है गेट समवन गेट द बॉक्स ब्रोकन। हैव समवन ब्रेक द बॉक्स का पैसिव बनेगा हैव द बॉक्स ब्रोकन, हैव द बॉक्स ब्रोकन का एक्टिव बनेगा हैव समवन ब्रेक द बॉक्स। ठीक है, तो ये चीजें हमें और सीखनी है। तो ये जो हैव गेट और मेक हमने पढ़े हैं और इन पर ये जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ठीक है, चाहे उनके साथ में यूज होने वाली वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस, चाहे ये वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चंस, इनका हमें अच्छे से ध्यान देना है, बढ़िया से इनका रिवीजन करना है, क्योंकि ये सब पेपर में पहले भी कई बार आ चुके हैं और ये लगातार आते रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए। इनको अपना डिटेल में लिखिए नोट्स में बढ़िया से, मतलब डिटेल्ड नोट्स बनाइए कि भाई हैव वर्ब को लेकर ये पढ़ा, गेट वर्ब को लेकर पढ़ा, ये मेक वर्ब को लेकर ये पढ़ा। ठीक है, चाहो तो अपने उन नोट्स को मेरे साथ व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हो, तो उससे आपको ये रहेगा कि हाँ भाई मुझे काम करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये पॉजिटिव वर्ब के यूजेस थे जो आज हमने डिस्कस किए, इनका आप बढ़िया से रिवीजन कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, नोट्स बना लोगे। ठीक है, कोई डाउट कन्फ्यूजन क्वेरी होगा तो व्हाट्सएप पे मेरे साथ शेयर कर सकते हो, उनको हम डिस्कस कर लेंगे आने वाली क्लासेस में। बाकी अभी वर्ब चैप्टर की 1-2 क्लासेस और भी होंगी, मतलब ये बड़ा चैप्टर होता है, इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो 1-2 क्लासेस अभी और भी होंगी, तब तक अपना पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है, रिवीजन करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, अंटिल देन बाय बाय, थैंक यू।